नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और कई दिन से लगातार सैकड़ों हजारों कमेंट जो है मुझे मिले कि डीवीसी कर्मचारी पर जो बात चल रही है और हड़ताल की घोषणा जो है डीवीसी कर्मचारियों ने कर दी है, क्या उनकी समस्याएं हैं और अंत में क्या उसका निवारण है। इन सारे सवालों को जो कमेंट के जरिए मुझे मिले हैं, आनंद शर्मा जी के पास पहुंचा हूं, देवानंद शर्मा जी के पास। हमेशा माकूल जवाब उन कमेंटों का भरपूर तरीके से आज तक देते आए हैं और आगे भी देंगे। आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले मैंने आनंद भाई के साथ एक इंटरव्यू किया था अस्पताल के अंदर। मैं यहां पर जरूरी इसलिए समझता हूं इस बात को बताना कि आप सब लोगों को पता रहना चाहिए कि आपका यह साथी आपके लिए किस तरह का भाव रखता है और कितना कर्मशील अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए कि आपकी समस्याओं की लड़ाई बखूबी होकर लड़ सके। मैंने जैसे उस प्रोग्राम में उस खबर में बताया था कि अगले दिन आनंद भाई का जो है ऑपरेशन की डेट जो है हॉस्पिटल से मिली है। मैं आपको बता दूं, जो डेट दी गई थी हॉस्पिटल की तरफ से, उससे 2 दिन बाद सिविक सेंटर में कमिश्नर से मीटिंग थी, कंसल्ट अधिकारियों से मीटिंग थी। उस मीटिंग को अपने साथियों के लिए अटेंड करने के लिए अपने ऑपरेशन की डेट को छोड़ दिया, नहीं करवाया ऑपरेशन। और दोस्तों, आज 4-5 दिन शायद इस बात को निकल गए, अभी तक वो ऑपरेशन नहीं हुआ है। तकलीफ होगी इस शरीर के अंदर, ये मैं भी जानता हूं और आप भी समझते होंगे। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। कई सारे डीवीसी जो अपने कर्मचारी साथी, उनसे भी मैंने बात की थी, उन सबका यही कहना है कि हम भी वहां जाकर मिलके आए थे। पिछले दिनों घर पे भी मिलके आए थे क्योंकि तबीयत ज्यादा नासाज थी। मैं सब बातें इसलिए बताना जरूरी समझता हूं, 5000 से अधिक संख्या है डीवीसी कर्मचारियों की इस दिल्ली शहर के अंदर। आज उन 5000 कर्मचारियों के हक की आवाज एक बड़े बुलंद तरीके से आनंद भाई और उनके साथी अपने मदन भाई, जो आपने पिछले इंटरव्यू में देखा होगा, उनकी वाणी सुनी होगी आपने कि किस दर्द के साथ वो सारी समस्याएं, वो सारे मुद्दे आप सब लोगों तक पहुंचाए हैं और उनके निवारण की जो रणनीति है वो भी बताइए, हड़ताल। तो उसी हड़ताल पर आज मैं पहुंचा हूं आनंद भाई के पास कि वो सब कुछ जान सकूं, खुद भी समझ सकूं और आपको भी इस खबर के माध्यम से निगम के अधिकारियों को शायद समझाने का काम आनंद भाई कर सके कि अगर वो समझ जाए तो ये 5000 जो कर्मचारी जो आने वाले दिनों में आपको सड़कों पर दिखने वाले हैं, सिविक सेंटर की बाहर दिखने वाले हैं, काम बंद हड़ताल होने वाली है, कि वो रुक जाए। आनंद भाई, मैंने गलत तो नहीं कही बात? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आनंद भाई, सवाल ले लूंगा आज। सवाल लेने का मेरा कोई है भी नहीं आज, क्योंकि बन नहीं रहा सवाल। मैंने मदन भाई से पिछले दिनों बात की, आपके डीवीसी साथियों से अभी पिछले दिनों बात की। बड़ी व्यथा है, बहुत दर्द मैंने सुना उनकी वाणी में और आप समझ सकता हूं उस टाइम आपकी तबीयत बड़ी नासाज है। आप कम शब्दों में बोलना, लेकिन आज आप बोल लो। मदन भाई ने बताया कि हड़ताल की तैयारी जो है संगठन करने जा रहा है, क्या रणनीति है पूरी? नहीं, धन्यवाद रहमान भाई, आपने हमेशा कर्मचारी की आवाज को उठाया है और हमेशा उसके दर्द को समझा भी है। और ये सच है कि आपने मेरे से अस्पताल में भी मिले थे, वहाँ पर हमारा इंटरव्यू भी हुआ था और उस ऑपरेशन की डेट को टाला भी गया। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अपने साथियों को न्याय मिलना चाहिए, जो तकरीबन 30 सालों से लगातार वो सहते आ रहे हैं। इस बात को हमेशा से वो परेशान रहे हैं कि 30 साल में उनका जीवन निगम ने बर्बाद कर दिया है। उसने वो अपना समय खोया है जो एक जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया। उसके बच्चे आज वो तरसते हैं कि 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पाए। और आज जब कभी हम अपने न्याय की मांग करते हैं तो अधिकारी ने कभी भी उसका अधिकार देने की कोशिश नहीं की। कभी नहीं सोचा कि आज तुम एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए एक कर्मचारी को, जो दिन में, रात में, धूप में, दोपहर में, गर्मी में, बरसात में, छतों पर, हमारी जमीन पर, वो कहता है कि उड़ के भी काम करो तो करना है। हाँ, मैं इसी बार में अरुण भाई एक बात भी बताऊंगा आपको। अभी 2-3 दिन पहले की शायद बात है, तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का टाइम रहा होगा। मैंने डीवीसी कर्मचारियों को देखा गलियों में धुएं की गाड़ी से धुआं छोड़ते हुए। जी बिल्कुल है। और यहाँ पर डीवीसी ही नहीं, सीएफडब्ल्यू साथी भी है हमारा, जो लगातार
हमारे साथ काम कर रहा है। अब सभी एमटीएस हो चुके हैं, ना कोई डीबीसी रहा है ना सीएफडब्ल्यू रहा है। लगभग हम 5000 साथी हैं और 2000। डीबीसी हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग आसानी से समझ सकें कि डीबीसी कर्मचारी कौन है, ऐसा ही है ना आनंद भाई? जी हाँ, लेकिन आप सभी एमटीएस हैं, आज सीएफडब्ल्यू भी और हम भी सभी साथी 5000 लोग हैं। और हमारा एक छोटी सी मांग को अगर अधिकारी नहीं मानता है, क्योंकि आज वो 4 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेकर अपना घर नहीं चला पाते, तो एक 17,000 16,000 में तनख्वाह लेने वाला आदमी अपना घर कैसे चला पाता? बड़ी बात है, बड़ी बात है। और वो भी आपने तो सिर्फ एयर कंडीशन बैठे कमरे में एक ऑर्डर कर दिया, लेकिन जमीन पर कार्य करने वाला कौन? वो 5000 लोग जो अपने आप को आप पूरी दिल्ली की सुरक्षा में और अपने आप के अपने परिवार की सुरक्षा में भी अपने आप को लगाए रखता है। बीमारी में मरता है, चाहे उसको बीमार हो जाए, चाहे छतों से गिर जाए, चाहे मर जाए, लेकिन उनको काम चाहिए। अच्छा, मैंने कई कर्मचारियों को सुना भी है कि टंकी चेक करने गए तो वो उनका पैर फिसल गया, सीढ़ी पे से गिर गए। कईयों को मैंने ऐसे भी सुना कि मकान मालिकों ने टंकी चेक कराने के लिए मना कर दिया, कुत्ते भी छोड़ दिए उनके पीछे। जी हाँ, हुआ ऐसा। हमारे कई साथियों को, हमारे खुद के ग्रीन पार्क जोन के प्रधान को कुत्ते ने काट लिया था, उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे मालिकों ने। और हमारा एक साथी जो छत से गिर गया, जिसका कूला टूट गया। एक बदरपुर सेंट्रल जोन में एक साथी ऊपर छत से गिरा, जिसके कूला और हाथ दोनों फ्रैक्चर हो गए। लेकिन क्या निगम ने कभी उनके लिए सोचा? एक साथी हमारा खुद का ड्यूटी करते दौरान गुजर गया, क्या उसके परिवार को उन्होंने नौकरी दी या कभी कुछ सोचा, या उन्होंने फाइल लगाई तो एक छोटा सा शब्द लिख दिया? संगठन के प्रधान मदन भाई के लिए नहीं सोचा उन्होंने? बिल्कुल, हमारे खुद के संगठन जो एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन है, उनके प्रधान जो पूरी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खुद के साथ ये घटना हो चुकी है कि वो खुद पैरालाइज हुए थे और आज वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यही तो देखा कि आज मैं बीमार हुआ तो और के साथ भी बीमारी हो सकती है। आज मैं बीमार हूं तो मेरे साथ अधिकारी मुझे कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा है। 6 महीने में बिना तनख्वाह पर हूं, मेरा परिवार कैसे चलता उन्हें थोड़ी पता है। कि आज एक कर्मचारी मर रहा है, दूसरा साथी मर रहा है। अगर एक साथी अगर छत से गिर गया है, आज वो छत से गिर गया, ट्रॉमा सेंटर में उसका ऑपरेशन हो रहा है, ना तो ऑपरेशन के पैसे मिलेंगे, जो 1 से 2 महीने 3 महीने जो भी वो बीमार रहेगा उसकी तनख्वाह कटेगी। शर्म आनी चाहिए ना अधिकारियों को। एक परिवार का साथी गुजर जाता है और खुद हमारे मदन भाई 6-7 महीने अस्पताल में रहे, उनको कोई तनख्वाह नहीं दी गई। 6-7 महीने मैं खुद अपने आप में अस्पताल पे अभी तक भी पेपरों में ऑन पेपर हूं कि आज सूचना देनी पड़ती है कि जब तो नौकरी बचेगी, नहीं तो सरकारी अस्पताल में इलाज ना कराओ तो भी नौकरी जाती है। और तो और आज लीडर को जानबूझकर दबाया जा रहा है कि वो अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसको जानबूझ के चेक करके उसको मीमो दिया जाता है, उसको लीडर को जबरदस्ती उसको दबाया जाता है, मीमो देके उसकी फाइल बना के टर्मिनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहा है कि मुझे रोटी खाने को दो, मैं भूखा हूं, मेरे पेट में जगह इतनी तो दो कि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा पाऊं। 17,000 की नौकरी में वो अपने जब आया था तो वो जब उसके साथ शादीशुदा बच्चे नहीं थे, ना अपने बच्चे थे, ना बीवी थी, अकेला था, तो उसका गुजारा शायद अपने माँ बाप की रोटी खिला के हो जाता था। लेकिन आज वो एक 4 लाख लेने वाला अधिकारी तो कहता है कि मेरा गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन एक 17,000 नौकरी का करने वाला वो अपने बच्चों के साथ भी कह पा रहा है कि मुझे 2 वक्त की रोटी खाने लायक, यानी एक मिनिमम ग्रेड पे, यानी सबसे कम तनख्वाह। उन्होंने दिमाग से ऐसा पैरालाइज कर दिया है कर्मचारी को, उसको पैरालाइसिस कर दिया है कि वो कुछ और सोच ही ना पाए। बिल्कुल सही शब्द गए आप। क्या करते हैं कि अगर हम अपनी मांग को उठाते हैं कि मुझे तनख्वाह बढ़ाई जाए या पक्का किया जाए, 30 साल में तो वैसे पक्का करना ही चाहिए था। 30 साल में आज हमें कम से कम, मैं कहता हूं 15 साल पक्के हो जाने चाहिए थे कि पक्के हो गए, लेकिन आज 30 साल में भी हम पक्के होने की डिमांड तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि दिमाग से भुला चुके हैं। हम कहते हैं तनख्वाह ही बढ़ा दो कि कम से कम मिनिमम ग्रेड पे ही लिया, लेकिन मिनिमम ग्रेड पे बढ़ाने में कोई बजट नहीं है। लेकिन अगर आज अधिकारी को अपने लिए ही कुछ काम करना है या कुछ अपने लिए उसका ग्रेड बढ़ना है, या कोई अधिकारी जो उनके कंसर्न में है उनके ग्रेड भी लग रहे हैं, उनके सब कुछ, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही है, उनके एरियर भी आ रहे हैं, सिर्फ एक 4th क्लास कर्मचारी एमटीएस को छोड़ के सबका काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक छोटे कर्मचारी का नहीं हो रहा, वो है एमटीएस, जो वाकई जमीन पर पूरी दिल्ली के लिए काम कर रहा है, तो वो सिर्फ एमटीएस।
एक अधिकारी तो सिर्फ ऑर्डर करता है, एक फरमान जारी होता है। अगर हम अपनी मांग उठा दें तो एक फरमान जारी होगा कि आज से इनका काम बढ़ा दो, उसको ऐसा कर दो, मैंने कहा ना, दिमाग से पैरालिसिस कर दो कि वो सोच ही ना पाए कि तनख्वाह बढ़ानी है या मुझे पक्के होना है। मतलब निगम प्रशासन के अधिकारी और निगम प्रशासन ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि कर्मचारी खुद ही अपनी जान ले ले। जी हाँ, उसको डराया जाता है, उसको ऐसा कर दिया जाता है, मैंने जो शब्द पैरालाइजिस किया कि उसको दिमाग से पैरालाइज कर दो कि वो सोचे कि मेरा काम ही छोटा कर दो, जी मुझे तनख्वाह की जितना नहीं, मेरा काम छोटा कर दो। क्योंकि उसको इस तरह तड़पाया जा रहा है कि उसको ऑनलाइन भी काम करो, ऑफलाइन भी काम करो, आप पिट्टू भी चलाओ, आप फॉगिंग भी करो, आप जो जाके जमीन पे पंजांगड़ा भी चलाओ, नालों में भी घुसो, आप मच्छर की दवाई भी छिड़को, आप जो हाउस टैक्स में भी जाओ, तो टोल टैक्स में भी जाओ, आप जितने भी चीजें हैं वो सारे काम ऑफिसों से लेकर सारे नीचे तक कुत्ते पकड़ने तक में भी लगा रखा है इन्होंने। और उस चीजों में इन्होंने आज हमें उस तरह से मारा है कि आदमी का सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। ये कहते हैं दिमाग से पैरालाइज करना। लेकिन हम ये कहते हैं तुम पैरालाइज कितना भी करो, आप कितना भी कर्मचारी को सताओ, आप सताने पर ले आओगे कर्मचारी से चाहे 4 गुना काम ले लो, लेकिन आपकी मजबूरी ये क्यों बनती है कि उसकी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए? आपको लगता है कि निगम में कर्मचारी जो है वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा में लगा तो रखा है, लेकिन उसकी सुरक्षा क्या है? उसकी खुद की सुरक्षा नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है। चाहे वो मर जाए, गिर जाए, मेडिकल कैशलेस कुछ भी, कोई कैशलेस नहीं है। किसी तरीके से उसको परेशान किया जाता है उल्टा। मैंने कहा ना कि अपना हक मांग के तो देखो, आपको अगले दिन से मीमो मिलेगा, उसकी फाइल बनेगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम भी ये कहते हैं कि अब हम मजबूत हो गए हैं। 30 साल में खुद निगम ने हमें इतना मजबूत किया है, निगम ने अपने आप मजबूर किया है कि आप मजबूत बन जाओ, मजबूर किया है बार बार कहकर। सरकार कोई भी रही हो, किसी ने भी आप हमारे आगे बढ़ने का एक कदम नहीं उठाया कि इसकी भी मजबूरी है, इसका परिवार है, इसके भी पीछे बच्चे हैं, इसको कुछ दिया जाए जिससे अपना जीवन यापन सही से कर पाए। सबसे कम तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी, इसके लिए कुछ भविष्य के लिए सोचा जाए। लेकिन कभी भी अधिकारी ने शायद ही अपने आप से सोचा हो। कभी होली, दिवाली, ये जो दशहरा, चाहे कुछ भी हो, ईद हो, चाहे हमारा किसी भी तरीके से क्रिसमस हो, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। संडे भी आज ड्यूटी कराई जाती थी। संडे किस लिए? कि दिल्ली की जनता को बचाना है। अधिकारी ने तो वहां बैठ के कहा ना, एयर कंडीशन बेड में, कमरे में कोई लिखित ऑर्डर नहीं निकाले जाते, जबानी ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि जाइए और काम करिए, लेकिन कोई लिखित ऑर्डर नहीं। अगर कभी अधिकारी के आगे बैठेंगे तो कहेंगे कि हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। अब इस ऑर्डर में अगर देखें तो आज जबानी ऑर्डर होता है, जिसके पीछे हमारा वार्ड इंचार्ज भी हमारे पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो आपको हमें उसमें थ्रेड करता है, जबकि उसे तो हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि उसे पता है ये अपनी वाहवाही लूटते हैं अखबारों में, अपनी वाहवाही लूटते हैं मीडिया पे, कि दिल्ली में हमने इतने मच्छरों पर, इतने डेंगू पर, इतने मलेरिया पर, इतने चिकनगुनिया पर, इतने पीलिया पर, इतने हैजा पर कंट्रोल किया, काबू पा लिया। लेकिन काबू पा लिया, और इतने हमने 4 लाख चालान काटे, 10 लाख नोटिस काटे, और लेकिन ये नहीं बताएगा कि एमटीएस पीएच कर्मचारी के जरिए हुआ। वो कभी नहीं बताएगा क्या उस घर का पता जिसका नोटिस कटा, जिसका अधिकारी लेने गया था या हमारा वार्ड सुपरवाइजर लेने गया था, वो जमीन पर बैठा हुआ कर्मचारी जो आपका सीएफडब्ल्यू है, डीबीसी है, वो गया, जब तक उसके घर की चेकिंग नहीं हुई, उसे पता लगा यहाँ लार्वा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये 1 बार समझाया जाता है, 2 बार समझाया जाता है, तीसरी बार नहीं होता है तो नोटिस या चालान दिया जाता है। जब जाके वो चालान नोटिस होता है, वो निगम अपनी वाहवाही लूटता है कि हमने 5 लाख चालान कर दिए थी, हमने नोटिस किए थी। लेकिन किसकी बदौलत हुए? वो उस कर्मचारी की बदौलत जो जमीन पर मर रहा है। लेकिन उस मरने वाले कर्मचारी के लिए आज तक उन्होंने किसी भी तरीके से ना तो रोटी का इंतजाम किया है, ना उसके परिवार की सुरक्षा के लिए किया है, ना उसको ये सोचा कि इसका जीवन यापन किस तरीके से ठीक किया जाए। अच्छा आनंद भाई, हड़ताल को लेकर यही सब बातें हैं या और भी इसमें शामिल है? देखिए, हड़ताल के साथ में हमारी डिमांड यही है कि हमारे जो साथी गुजर गए हैं उनकी बेवा को नौकरी दी जाए या परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और हमारा मिनिमम ग्रेड पे, हम तो कहते हैं मिनिमम, जो सबसे कम, जो आपका मिनिमम का मतलब ये सबसे कम तनख्वाह जो है आपकी, वो ग्रेड पे दिया जाए। वो मिनिमम ग्रेड पे
और हमारी किसी भी एक परिवार को, एक सदस्य को नौकरी, जिसका घर से कोई सदस्य गया वो नौकरी करते ही तो गया, और साथ में जो हमारी एक मेडिकल लीव है और अन लीव है जो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को दी जाती है। तो हम में क्या दिक्कत है, या हम में कोई परेशानी आ गई, या हम बीमार नहीं होते, या हम रोबोट हैं कि हमें चोट नहीं लगती है। हम कोई ऐसे मशीनरी नहीं है कि जिसको कभी बीमारी नहीं लग सकती, या हम एक भी इंसान है, हम भी इंसान है। लेकिन अधिकारी ने कभी भी हमारे साथ इंसानियत नहीं बरती, उसने कभी सोचा ही नहीं कि ये इंसान है, उसने हमेशा हमें एक बंधुआ मजदूर बना के रखा। अब साथियों, मैं खुद कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को समझ जाओ, नहीं तो निगम प्रशासन आपका वो हाल करने वाला कि आगे भी रोगे। अगर ये लड़ाई आज भी हमारी मजबूती से नहीं निकल के आई तो मैं आपको साथियों कह रहा हूं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, भिड़ जाएंगे, चाहे सर पे कफन बांध लो। सर पे कफन बंधा होगा तो ही इनसे कुछ ले पाएंगे, नहीं तो आज हमें जैसे ही हड़ताल के नोटिस लगते हैं थ्रेड किया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। निकाल के देखो, हम कह रहे हैं निकाल दो। अब परेशान हो चुके हैं हम आपसे। आपने 30 साल किसी भी सरकार ने सोचा नहीं। हमें अपने आप अब बच्चों के आगे कहते शर्म आता है कि हम निगम में काम करते हैं। हमें शर्म आती है कि आज बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। अपनी बीवी के पास जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है। क्या चीज लेके सोच के जाएं कि हम अपने बच्चों को अपने घर से अपने कुछ कर पाए। लेकिन उस चीज में अगर हमारा खुद का बच्चा बीमार हो जाए, खुद बीमार हो जाए, मैंने कहा ना, खुद बीमार होते तो हमारी तनख्वाह कटती है। 6 महीने से जैसे मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है तो और भी साथी है जो बीमार होते हैं। अभी मैंने देखा था सादरा में एक साथी जो सादरा साउथ का था, उस बेचारे का एक्सीडेंट करते पैर कट गया, ऑपरेशन में उसका पैर काटना पड़ा। आज उसे नौकरी पे नहीं रखेंगे, आज वो नौकरी पे नहीं रखेंगे, ना नौकरी लायक रहा, ना निगम के लायक रहा, और निगम ने तो उसे कह के निकाल देना आज से आप नौकरी नहीं आना। लेकिन उसकी कंपनसेंट्री में उसे क्या दिया, कुछ नहीं, उसकी तो बर्बादी हो गई। आज एक साथी रिटायर होते जा रहे 60 साल से ऊपर होती जा रही उम्र। अब मेरे भी 5 साल बचे और साथियों के रिटायर होने जा रहे, कई हो चुके हैं। और उसमें उस रिटायरमेंट पे अभी कई ऐसे लोग हैं जहां परमानेंट आदमी तो जो ग्रेचुटी भी लेता है, फंड जुड़ा हुआ भी लेता है, अपनी जो जितनी मेडिकल सुविधा जब तक मरेगा नहीं जब तक लेता रहेगा। उसको जो खुद मर जाएगा तो उसकी बीवी को भी जाके उसके फंड का और उसका सारा लाभ मिलेगा, जो उसकी पेंशन का है। जो उसके बावजूद जिस दिन नौकरी पे रहते मर जाएगा तो उसकी बीवी को नौकरी भी मिलेगी, चाहे हमारे छोटे अधिकारी से बड़ा अधिकारी परमानेंट हो। लेकिन हम तो कहते हैं उस हमारे मरे साथी को, मैं माफ करना मेरे शब्द गलत हैं, मरे साथी नहीं, स्वर्गवासी साथी को, उसकी बेवा को या उसके परिवार को नौकरी वही 17,000 की देने में तकलीफ है। अब यहीं पर अगर मैं दूसरी बात कहूं, जिस दिन वो रिटायर होता है वो इतने खुशी से अपना ढोल बजाता है, पार्टी करता है, ऐसे करता है। आज इसकी शादी हो रही है, उसकी शादियां हो रही हैं। लेकिन आज एक हमारा एक साथी, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जब विदा होता है तो हमारे आंखों में आंसू होते हैं। और आंसू एक तो उसके बिछड़ने का, दूसरा आज उसके पास कुछ नहीं, और सिर्फ एक फूल की माला एक गले में डाल के उस बेचारे को हम अपने वार्ड से विदा करते हैं। और उसमें यहाँ पर आप जैसे साथी जो होते हैं वही लाते हैं। बिल्कुल, और हमारे जैसे ही साथी फूल की माला लाते हैं। और एक अधिकारी उसके एक संतावना भरा शब्द भी कहने नहीं आता कि आज तक आपने हमारे निगम में अपनी सेवा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके मुंह से शुक्रिया तक नहीं निकलता। लेकिन परमानेंट लोगों की जाकर पार्टियों में वहां पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, वहां पर जाके हल्ला भी मचाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसा तो कई बार देखने को मिला। जी हाँ, यही साथी आज हमारा परेशान है। इसी शब्द को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर हमें मजबूर होकर आज अपने आप में अपनी मांग को, हम ये नहीं हमारी मांग आज की है, हमारी मांग ये तकरीबन 30 साल से चली आ रही है। 30 साल से भी मैं 10 साल घटा दूं तो 20 साल से चली आ रही है। अच्छा, मुझे जब मैंने मदन भाई से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। जी हाँ, क्या क्या विश्लेषण है उसका? देखिए, 29 तारीख को हमने बिगुल बजा दिया। अभी 11 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी थी हमारे साथ कि फैसला करवाया जाएगा। हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहिबा ने, सत्या शर्मा जी ने कहा था कि आपका फैसला कराया जाएगा, बैठक कराई जाएगी। लेकिन 2 महीने से हम कह रहे थे फैसला कराइए, फैसला कराइए, तो बैठक तय हुई, बैठक भी कैंसिल हो गई। मजबूरन कर्मचारी को स्टैंड लेना पड़ा कि आप फैसला कराइए मत कराइए, हम आपके दरवाजे पे बैठे, आप हमारा जब तक फैसला नहीं कर देंगे तो हम वो बिल्कुल। हड़ताल से आपने सोचा आनंद भाई कि दिल्ली में बीमारी का स्तर बढ़ सकता है?
बीमारी का स्तर बढ़ सकता है, मानते हैं दिल्ली हमारी भी है, हम भी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मेरा बच्चा भी तो दिल्ली में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा परिवार भी तो दिल्ली में रहता है, मैं उसके लिए भी गलत कर रहा हूं तो उसके, लेकिन क्या अधिकारी वर्ग ने कभी सोचा है? हमें यही कहा जाता है आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ब्लैकमेल हो क्यों रहे हो? इसमें ब्लैकमेल वाली तो कोई बात नहीं, कहा जाता है, अपना हक मांग रहे हो। हमें कहा जाता है कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, आपने ऐसे समय में हड़ताल रखी तो हमने तो हम आपको अब से नहीं पिछले 2 साल से पत्र भी दे रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, 4 मीटिंग हो चुकी है, आप उस पर स्टैंड नहीं ले रहे तो हमें मजबूरन आना पड़ा ना, हमें मजबूरन उस हड़ताल को करना पड़ा ना। क्यों आने दिया आपने हड़ताल पे? जब तो सीजन नहीं था, कोई डेंगू भी नहीं फैल रहा था, कोई उस समय आपकी बीमारी नहीं हो रही थी, हम आपके उस समय से मीटिंग में बात होती है, सिर्फ गोलमोल मिनट्स बना के दे दिए जाते हैं और हमें चुप करा दिया जाता है और बैठ दिया जाता है, उसमें फाइलें तक नहीं चलाई जाती। मैंने कहा ना अपने लिए तो फाइल एक रात में, पता नहीं रातों रात पास हो गया, अगले दिन ऑर्डर हो जाता है, और हमारे लिए कोई खराब ऑर्डर निकालना हो तो 1 घंटे में निकल आता है। अच्छा, लेकिन अच्छे ऑर्डर आज तक नहीं निकले। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी दिल्ली के अंदर काम करते हैं और आपको सुनते भी हैं जी, समझते भी हैं, देखते भी हैं। हड़ताल के विषय में अगले 2 मिनट में क्या आप बताना चाहोगे? देखिए, मैं हड़ताल के विषय में यही कहूंगा साथियों, आपने सुना भी, हम लगातार 4 से 5 मीटिंग कर चुके हैं, हजारों पत्र दे चुके हैं इनको, हजारों पत्र, शायद पत्र तो इन्होंने हमारे रद्दी की टोकरी में डाल दी, शायद पढ़ते भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है सब कोई। और उसमें मीटिंग होने के बावजूद जो मिनट्स दिए जाते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो साथियों, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, ना दिल्ली की जनता को परेशान करने का, ना अपने परिवार को परेशान करने का, ना निगम में हड़कंप मचाने का। हमें अपना हक चाहिए, जो हमारा सबसे कम यानी मिनिमम वेज, मिनिमम ग्रेड पे मांग रहे हैं, वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इस बार हमने आर पार का फैसला किया है, अगर साथी वहां से ना तो उठेगा या तो इस बार वहीं पर मरेगा, अपना जीवन वहीं देगा, हम भूख हड़ताल तक जाएंगे। मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक मेरे साथियों को, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूरे 5,000 साथियों को अपने परिवार की सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम वहां से हिलने वाले नहीं है। तो साथियों, 29 तारीख को अगर हमारा फैसला नहीं किया गया, इससे पहले या नहीं किया गया, तो 29 को हम मौजूद रहेंगे, आपके साथ वहीं मिलेंगे। अगर निगम चाहता है तो इस हड़ताल को रोक ले, वो चाहता है तो रोके। अगर उनको लगता है कि बस इस काम के लिए ये हम लोग जरूरी हैं, आप 30 साल से जरूरी तो 3 दिन में खत्म नहीं हो सकते ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 30 साल से हम जरूरी थे, तो आज उस हड़ताल को रोकना चाहता तो निगम कहे ना कि आपकी जरूरत है, हम हमारे साथ बैठे ना, हमारे साथ बात करे और हमारा फैसला करे और ऑर्डर निकाले ना। अभी तो हड़ताल में भी कम से कम 17 दिन है, तो 17 दिन का 7 दिन में फैसला होता है। अगर वो चाहे तो 7 दिन में फैसला करके इस हड़ताल को रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो रोकना नहीं चाहते तो इस हड़ताल को जरूर होने देंगे, क्योंकि वो किसी दिल्ली की जनता का भला चाहते ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ये हड़ताल होती है तो निगम के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें, सीरियसली ध्यान रखें कि जो उससे बीमारी हो, उसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशानी होने वाली है, उसके जिम्मेदार निगम के अधिकारी, निगम के आला अधिकारी, निगम के वो नेता जो कंसल्ट होकर उनसे बात कर सकते हैं और इस परेशानी को निपटाने का काम कर सकते हैं, वो जिम्मेदार होंगे। पूरा निगम प्रशासन, हमारे माननीय कमिश्नर साहब, मेयर साहब, सब जिम्मेदार होंगे। और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके कर्मचारी है। माननीय मोदी जी, दिल्ली के प्रधानमंत्री, ये आपके कर्मचारी है। ये वही कर्मचारी है जिनके पैर छुए थे आपने, ये वही कर्मचारी है जिनके पैर धोए थे आपने, ये वही कर्मचारी है जिनको सफाई सैनिक का नाम दिया गया था, ये वही कर्मचारी है, ये वही सफाई सैनिक है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी जान की, अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह ना करते हुए दिल्ली की आम जनता के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और उसके लिए एक टांग पर खड़े होकर काम किया था दिन और रात। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी खबर में अगली बार। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।